नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी अंतिम क्लास है विचार, सौंदर्य और जीवन दृष्टि के बारे में। 3 क्लासें पहले हो चुकी है जिसमें शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य हमने किया। आज विचार सौंदर्य और जीवन दृष्टि पे कुछ चर्चाएं करेंगे। साथ ही मैं आपको आज इतने प्रश्न करवाने वाला हूं, मतलब काफ़ी प्रश्न मैं लेकर भी आया हूं और वो प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा जिससे क्या है कि आपको मतलब ये अंदाज़ा लग जाए कि हम जितना घबरा रहे हैं ना, उतना ये भाव पक्ष वाला जो वगैरह है ये टफ नहीं है। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है कि इसे सेकंड लैंग्वेज हिंदी को चुना है, क्यों बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और आप उन बजाय जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज ली हिंदी, उसके बजाय आप फायदे में रहोगे। ये 5-7 क्वेश्चन ये फ्री के अंक हैं, अगर थोड़ा सा आपने समझ के अच्छे से कर लिया तो देखिए हमने शिल्प सौंदर्य सीखा। उसमें शिल्प सौंदर्य में सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे तत्सम तद्भव शब्दावली है, सामासिक पद है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अलंकार है, छंद है, रस है, गुण है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें अभी क्लास करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। इसके अलावा भाव सौंदर्य में भी हमने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं। ये प्रश्न तो खैर नहीं किए थे, हमने भाव पक्ष को समझा कि भावों में क्या चीज़ होती है। आज हम प्रश्न भी करेंगे और इसके साथ ही हमने नाद सौंदर्य भी देखा कि नाद सौंदर्य किस प्रकार से होता है। आज हम प्रश्न भी करेंगे। पहले मैं विचार सौंदर्य के बारे में बात करता हूं, तो आप विचार सौंदर्य को समझें, उसके बाद जो प्रश्न करूं तो लाइव रहें, ठीक है। देखिए सबसे पहले विचार सौंदर्य में क्या होता है कि विचारों की सुंदरता, जो विचार होते हैं, विचारों की सुंदरता से ही, या उच्चता कह सकता हूं, ठीक है, इसे मैं सुंदरता को उच्चता से ही काव्य में जब विचार होते हैं, विचारों की सुंदरता से या फिर विचारों की उच्चता जो होती है, उसी से क्या होती है कि काव्य में गरिमा आती है। यानी काव्य जो होता है महत्वपूर्ण बनता है। काव्य में क्या आती है? गरिमा आती है, ठीक है। और इस गरिमापूर्ण जो कविताएं होती है, मतलब मैं समझा दूंगा बाद में एक एक पॉइंट। और ये जो गरिमापूर्ण जो कविताएं होती है, कैसे होती है, क्या होती है, ये मैं सारी बात बताऊं। गरिमापूर्ण कविताएं जो होती है प्रेरणादायक होती है। ये बात बिल्कुल सही है, प्रेरणादायक होती है। देखिए हम जो भी कविता पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो क्या विचार प्रकट कर रहा है कि भाई संसार के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान की जो सरजमी है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा अच्छी है। और हम मतलब एक तरह से ये हमारी माँ है और हम इसके छोटे छोटे बच्चे, यानी इस तरह का वर्णन। यानी हर कविता के अंदर जो कवि होता है, मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ शायद, है ना, चलिए आराम से बोलता हूँ। हर कविता के अंदर कवि जो होता है उसे क्यों लिखता है, उस कविता को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। देखिए उद्देश्य कई तरह के होते हैं भाई। उद्देश्य राष्ट्र प्रेम भी हो सकता है, उद्देश्य राष्ट्र प्रेम भी हो सकता है, उद्देश्य जो यूं कह सकते हैं नीति परक भी हो सकता है, ठीक है, उद्देश्य श्रृंगार परक भी हो सकता है। मतलब उद्देश्य कई तरह के हो सकते हैं, उद्देश्य कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। बाल मजदूरी, बाल शोषण, ठीक है, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, इनको लेकर भी, ऐसे विचारों को लेकर भी कई बार कवि जो है वो कल्पनाएं करता है, ठीक है। तो विचारों की उच्चता से ही काव्य में क्या आती है, यानी जितने श्रेष्ठ विचारों की कविता होती है ना, वो दुनिया को बहुत पसंद आती है। विचार कविता में श्रेष्ठ होने चाहिए, उससे काव्य में क्या आती है? गरिमा आती है। देखिए किसी ने पूछा कि कविता क्या होती है, कविता क्या होती है, तो कोई किसी ने उत्तर दिया कि कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत,
कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत, कविता सावन की झड़ी, कविता प्रीत संगीत, कविता से समाज में बढ़ती है पहचान, और जो कविता समाज को भा जाए वही कविता महान। यानी कविता महान कैसे होती है, कौन सी कविता महान होती है, उसके प्रति ये जो लाइनें हैं किसी कवि ने कही। अच्छा, किसी ने पूछा कविता बनती कैसे है, तो किसी ने उत्तर दे दिया कि जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, तो उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं रहती, और जहां उतरते हैं ये परिंदे कविता अपने आप बन जाती है, कविता अपने आप बन जाती है ना। तो वही बात है कि कविता लिखने से पहले आपके विचार श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जिन विचारों को कल्पना में कसकर प्रस्तुत करने वाले हो वो विचार श्रेष्ठ होंगे तो कविता गरिमापूर्ण होगी, और कविता गरिमापूर्ण होगी तो वो कविताएं मतलब पाठक के लिए कैसी होगी, वो प्रेरणादायक होगी। बात समझ रहे हो आप? मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत इजीली आपको समझाता चलूंगा एक एक पॉइंट। और देखिए कविताएं जो होती है, ये गरिमापूर्ण कविताएं जो होती है ना, ये प्रेरणादायक होती है, और प्रेरणादायक होने के कारण ही क्या होती है, चलिए प्रश्न तो अभी तो बाद में लेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट मैं लिखता हूं कि जैसे उत्तम विचार और नैतिक मूल्य, है ना, उत्तम विचार और नैतिक मूल्यों के कारण ही आज जन जन रहीम, कबीर, वृंद आदि को पढ़ता है। मैंने सही लिखा नहीं लिखा, है ना? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। तो इस प्रकार से बहुत शानदार आज जुड़े, है ना। वो जैसे एक है कि कंकर पाथर जोरी के मस्जिद दिए बनाए, ता ऊपर चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और वहीं हिंदुओं को ललकारते हुए कहते हैं, जे तू तुर्क नहीं जाया तो आन द्वार क्यों, जे तू बामनी जाया तो आन द्वार क्यों नहीं आया, जे तू तुर्क नहीं जाया भीतर खतना क्यों न कराया, है ना। तो इस प्रकार से जो उत्तम विचार मतलब का एक कह सकते हैं नैतिक मूल्यों को अपनाने का जो संदेश कबीर ने दिया, या फिर रहीम के पढ़ते हैं या बिहारी के पढ़ते हैं, तो ये उत्तम विचार और नैतिक मूल्यों के कारण यहाँ जन जन के अंदर ये लोग प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो कविता के कहने का तात्पर्य विचार सुंदर होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको उन विचारों को समझने की आवश्यकता है कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, कैसे हम सीखेंगे। ठीक है, अब मैं इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी लिख सकता हूं, लेकिन दो है। हाँ देखिए, उत्तम विचार और नैतिक मूल्यों के कारण ही आज जन जन, वैसे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, अब फिर भी देखिए आज की कविता के बारे में बता देता हूं। अब जैसे आज की कविता जो है ना, आज की कविता, ठीक है, आज की कविता में देखिए विचार सौंदर्य जो है वो प्रचुर मात्रा में है, विचार सौंदर्य प्रचुर मात्रा में है। आज की कविता में विचार सौंदर्य जो है वो प्रचुर मात्रा में है। कैसे? देखो आपने अगर देखा हो भाई, कौन कौन से, पहले तो वो बता दूं, जैसे देखिए राष्ट्र प्रेम, आज की कविता में राष्ट्र प्रेम बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, ठीक है, या फिर मैं उसे यूं कह सकता हूं देशभक्ति, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे राजनीति हो चाहे कोई सी जगह हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसे आप दिनकर की कविताएं पढ़ते हो, दिनकर, तो उसमें सत्य है, अहिंसा है कि नहीं है, सत्य अहिंसा, ठीक है। और इसके अलावा मतलब मानवीय IAS की तैयारी करने वाले जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो दिनकर की मोटिवेशनल कविताएं ज़्यादा पढ़ते हैं। सत्य अहिंसा मानवीय मूल्य आपको देखने को मिल सकता है, ये विचार प्रधान कविताएं लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप जयशंकर प्रसाद की बात करते हो, आप साइंस मैथ से हो ज़्यादातर, तो आपको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 10वीं 12वीं तक पढ़ा है। प्रसाद की कविताओं में जैसे राष्ट्रीयता की भावना मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मान लो गौरवपूर्ण अतीत, उन्होंने चंद्रगुप्त वगैरह सेल्यूकस के लिए लिख रखा है, तो गौरवपूर्ण अतीत,
ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा देखिए मैं बताऊं कि आज के जो आधुनिक जो प्रगतिवादी कवि हैं, आज के जो आधुनिक प्रगतिवादी कवि हैं, वो जनसाधारण जो होता है ना, जनसाधारण, ये अंडरलाइन कर लें इसको, आधुनिक प्रगतिवादी कवि जो होता है, जनसाधारण के जो चित्र होते हैं, मतलब कुल मिलाकर जनसाधारण के चित्र शोषित, आपने नागार्जुन निराला किया ना, वो क्या है ना, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, है ना, वो एक कविता लिख रखी अकाल पे नागार्जुन ने, बहुत शानदार कविता है, कभी मौका मिले तो पढ़ना, है ना। जनसाधारण के चित्र शोषित एवं बस ये लास्ट लाइन है, शोषित एवं हीन, या फिर मैं दीनहीनों को कहूं, दीनहीन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखलाई है। मतलब कुल मिला के आज की वर्तमान की जो कविताएं हैं, मैं ये इस बात को फिर से बोल देता हूं, वर्तमान की जो कविताएं हैं उनका विषय थोड़ा बदल गया है। आज की कविताओं में क्या है, राष्ट्रप्रेम में देशभक्ति देखी जाती है, साथ ही जैसे दिनकर के कविताओं सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, मानवीय मूल्य क्या होने चाहिए, व्यक्ति को जीने के लिए किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, ठीक है, या धन लोभी हैं, जो भ्रष्टाचार है, इन विचारों पर कविताएं लिखी जाती है, ठीक है। प्रसाद ने राष्ट्रीयता की भावना को सबसे सर्वोपरि माना है, गौरवपूर्ण, हिंदुस्तान के गौरवपूर्ण अतीत के बारे में अगर कोई बात करता है तो जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त करते हैं। आधुनिक कवि जो प्रगतिवादी कवि है, जैसे नागार्जुन का नाम प्रगतिवादियों में सबसे टॉप पर आता है, तो प्रगतिवादी कवि जनसाधारण के चित्त शोषित एवं दीनहीन लोगों के प्रति सहानुभूति भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो आपकी कहने का तात्पर्य विचार सौंदर्य वाली जो कविताएं होती है, बल्कि हर कविता में विचार सौंदर्य कहीं ना कहीं प्रधान रूप में रहता है, ठीक है। अब जीवन दृष्टि, अब देखो ये जो जीवन दृष्टि है इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसी का परिवर्तित रूप जो है वो जीवन दृष्टि है। बल्कि मैं कहता हूं भाव सौंदर्य में इसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं होता, विचारों को भी समझना पड़ता है, भावों को भी महसूस करना पड़ता है। एक चीज को समझना पड़ रहा है, दूसरे को महसूस करना पड़ रहा है, लेकिन दोनों का आंसर निकालने का तरीका सेम रहेगा। और जीवन दृष्टि भी विचार सौंदर्य का ही एक कॉपी है। इसके लिए इसके बारे में कहीं पर भी कोई विशिष्ट अलग से कोई किताब नहीं छपी हुई है, या आप टेंशन लो, और मैं गारंटी से कह रहा हूं अभी जो मैं प्रश्न करवाऊंगा, मैंने बहुत से प्रश्न निकाले इन 3-4 दिनों में। आपको क्लास लेट जरूर लगी होगी, लेकिन देखो अच्छा चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और मुझे सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाने हो, घास काटना हो, तो देखो आपके टाइम पास आपसे मतलब ऐसी फालतू बातें करके मैं टाइम पास कर सकता हूं, पर मैं आपको आज पेपर हल करके बताऊंगा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे डेवलप होता है, और आपके जो एक घबराहट है शुरू से कि सर ये भाव पक्ष कला पक्ष क्या है, वो सारी आज खत्म कर दूंगा, दी एंड कर दूंगा। आज मारवाड़ी में कहीं पापो ही काट दे सुमेरो, है ना, तो मिटा दूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो कोई ले लो भाई, 1 2 3 इतनी देर में ले लिया होगा, वरना वीडियो बैक करके भी ले सकते हो थोड़ा सा। अब मैं सारी चीजों के साथ में ही प्रश्न समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक 12वीं क्लास में अगले साल एक कविता लिखी जाएगी, उस कविता की चर्चा करेंगे। गेट बंद कर दूं थोड़ा सा, हाँ जी। देखो एक कविता है, अगले साल 12वीं की जो नई किताबें चेंज होगी उसमें आएगी ये कविता। कविता एक उड़ान है। आप में से बहुत साथियों ने ये पढ़ी होगी, है ना। आप जो अभी रीट की तैयारी कर रहे हो, तो जब मैं पढ़ाता था ना 12वीं में, तब ये कविताएं थी। तो मेरे जो बच्चे पढ़ते थे 12वीं में, वो बच्चे अब कुछ तो 3rd ग्रेड लग भी चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपने पढ़ी होगी। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। मैं कविताएं लिखूंगा, आराम से समझाऊंगा, आराम से 1.5 घंटे क्लास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, है ना। बाहर भीतर इस घर उस घर, हाँ मैं लिख के लाया हूं, इस घर उस घर, क्योंकि इतनी कविताएं याद थोड़ी रहेगी, फिर प्रश्न भी याद है।
इस घर उस घर, इस घर उस घर, अगली पंक्ति क्या आएगी? इस घर उस घर। अच्छा, कविता के पंख लगा, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, उड़ने के माने कविता की उड़ान, कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। मैं शॉर्ट में ही लिखी है मैंने ये कविता, ये मैंने प्रश्न बनाने का प्रयास किया है, बाद में मैं एग्जामों में आए हुए वो भी प्रश्न चर्चा करूंगा। अब मान लो कविता ये लिखी हुई है और यहां प्रश्न आया, प्रश्न इस प्रकार से आया कि कविता की उड़ान, ध्यान से समझते जाना, कविता की उड़ान, कविता की उड़ान है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव है। बस अब प्रश्न सीधा इसने शॉर्ट में एक ही प्रश्न पूछा और वो पूछ क्या रहा है कि हमें तो ये बता दो कि कविता की एक उड़ान है। कविता की उड़ान क्या? कविता एक उड़ान, कविता एक उड़ान है। हाउ, कैसे? इस बात को आपने क्या समझा, क्या महसूस किया इस पंक्ति से? हमें तो उस पंक्ति का भाव बता दो। और फिर आपके नीचे 4 ऑप्शन भी होंगे, स और द। ऑप्शन पहला क्या होगा, ध्यान से देखना, कविता भी पक्षियों की तरह उड़ती है। 4 ऑप्शन नहीं कर लो ना तब तक आंसर पे मत पहुंचना। कविता कवि की उड़ान है, कविता कवि की उड़ान है। तीसरा, कवि की कल्पना चिड़िया की भांति उड़ती है। और चौथा है, कवि कविता के माध्यम से उड़ता है ना। अब मुझे बताओ इन चारों में से आपको क्या समझना है कि इस पंक्ति के सबसे नजदीक आंसर कौन सा है? ध्यान रखें, आपको इस पंक्ति से मिलता जुलते अर्थ की खोज करनी है, कोई टफ काम नहीं। कविता भी पक्षियों की तरह उड़ती है, कवि ने ऐसा करना, कविता कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है, कविता भी एक तरह की उड़ान है, चिड़िया के बहाने, चिड़िया के भांति कविता भी उड़ती है। बिल्कुल, चिड़िया के भांति कविता भी कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। और कविता की उड़ान जो होती है उसे चिड़िया कभी समझ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया जो होती है वो एक सीमित दायरे में उड़ती है, जबकि जब कविता एक बार जब फेमस हो जाती है तो वो कविता पूरे संसार में फैल जाती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, मतलब एक बार अगर कविता के पंख आ जाए यानी एक बार फेमस हो जाए तो फिर कविता का कोई सीमित एरिया नहीं रहता, जबकि चिड़िया का सीमित एरिया रहता है। कविता के पंख लगा उड़ने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, और कविता की उड़ान को कभी चिड़िया समझ नहीं सकती। भाई कविता भी पक्षियों की तरह उड़ती है? नहीं, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज होंगे इसमें। कविता कवि की उड़ान है, ये तो क्लियर बात है, इस गलत बात है। कविता कवि कविता के माध्यम से उड़ता है, कवि तो उड़ता ही नहीं, ये 2 बात गलत है। कवि की कल्पना चिड़िया की भांति उड़ती है। अच्छा, कवि की कल्पना हाँ चिड़िया की भांति उड़ती है और कवि पक्षियों की तरह, कविता भी पक्षियों की तरह उड़ती है। अब दोनों ही जो है, दोनों ही लगभग सेम आंसर नजर आ रहे हैं और हो सकता है वहां इस तरह सिमिलर आंसर नजर आए, लेकिन यहां देखिए कवि क्या करता है, अपनी कल्पना जो होती है उसको कविता में पिरोता है और फिर वो किसकी भांति उड़ती है? चिड़िया। दूसरा, यहां पक्षियों की बात हुई नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको नजदीकी आंसर ढूंढना होगा। ये दोनों ही सही है देखा जाए तो, लेकिन अगर नजदीकी आंसर देखेंगे तो बिल्कुल कवि की कल्पना होती है और यहां पक्षियों की बात हुई नहीं है, तो हम क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं। यहां चिड़िया की बात हुई, चिड़िया से तुलना की गई, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और मैं कहता हूं जिसने कविता 2-3 बार अच्छे से पढ़ ली ना वो आराम से कर देगा। अभी तक पहला प्रश्न है, आपको दिक्कत हुई होगी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे प्रश्न बाकी हैं, ठीक है। अभी सिर्फ समझना है आपको।
हाँ, अभी सिर्फ समझना। अगला प्रश्न है, कविता के पंख लगा से क्या तात्पर्य है? कविता के पंख लगा, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, उड़ने के माने से क्या तात्पर्य? अब बताओ कहाँ प्रश्न आया? भाव वगैरह कुछ नहीं, कुल मिला के यहाँ भाव कह दो चाहे विचार कह दो, यही है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हैं? कविता के पंख लगा से, कविता के भी पंख लगते हैं, कविता के भी पंख लगते हैं। आप जो जो वीडियो देख रहे हो उनके उत्तर आने जरूरी हैं कमेंट बॉक्स में, मिटाना मत, ठीक है? कोई बात नहीं, गलती भले ही हो। कवि कविता कल्पना, कवि कविता के कल्पना के पंख लगाता है। बिल्कुल कुछ सही लग रहा है हमें। तीसरा ऑप्शन हम पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, कवि मानव मन व समाज की भावनाओं की, ये विचार प्रधान क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अभिव्यक्ति करता है। कवि मानव मन व समाज की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। दूसरा, कविता के प्रसिद्ध होने पर पंख लग जाते हैं। अब सीधी सी बात है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने से क्या तात्पर्य है? जब हम ऑप्शन देखते हैं कविता के भी पंख लगते हैं तो हम एक दो ऑप्शन तो बिना सीधे से खारिज कर देते हैं। कवि कविता के कल्पना के पंख लगाता है, इसको भी मैं सिरे से खारिज कर दूंगा। कवि कविता के कल्पना के पंख लगाता है, पंख लगा उड़ने के माने, है ना। कविता के प्रसिद्ध होने पर पंख लग जाते हैं, ये भी बिल्कुल सिरे से खारिज है। यानी आप कहीं या तो इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए। जब इसको पढ़ते हो आप, कवि मानव मन व समाज की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यही तो काम करता है कवि। मानव मन व समाज की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए वो क्या करता है, उसमें ऐसे विचार डाल देता है जिससे वो कविता प्रसिद्ध हो जाती है और उसके पंख लग जाते हैं, यानी वो प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेती है। तो एक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपसे बार बार कहेगा, अरे मुझे राइट कर, मुझे राइट कर, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ स्लिप ऑफ माइंड हो गया, थोड़ा सा ध्यान भटक गया और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो आप गलत कर दोगे। ये दूसरा प्रश्न है। उम्मीद करता हूं ये दोनों ही अभी तक आपने सही किए होंगे, कई साथियों ने। अब तीसरा प्रश्न, यहीं से ही मैं 3-4 प्रश्न बता दूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा हाई लेवल की कविता में ले चलूंगा। हाँ, तीसरा है, प्रस्तुत कविता में छंद है ए दोहा, बी चौपाई, सी गीतिका, डी मुक्त छंद। कौन सा छंद? मुक्त छंद। बताइए भाई, प्रस्तुत कविता में कौन सा छंद है? अब तक आपने बता दिया होगा, धन्यवाद। अब देखिए, मैंने उस दिन क्लियर बात बोली थी कि ये आपको तुलसीदास में मिलेंगे, ज्यादा है, तुलसीदास में ज्यादा मिलेंगे। अगर आपसे सूरदास पूछे, सूरदास का कोई छंद हो, तो वो सिर्फ पद छंद मिलेगा आपको, ठीक है। ये गीतिका भी आपको लगभग तुलसी, मतलब कुल मिला के जो ये आधुनिक कविताएं जो होगी, ये जो आधुनिक कविताएं के उदाहरण में जो लिखूंगा, याद रखना वो सारे के सारे कौन से होंगे? मुक्त छंद के होंगे। आधुनिक इस प्रकार की कविताओं के आ जाए, यानी वो उनमें कोई भी मतलब यति गति लय ताल मात्राओं का वर्णों का कोई मेल नहीं होता, वो मुक्त छंद चलती है, वो बंधी बंधाई परिपाटी में नहीं चलती है। और ये जो दोहा छपाई, इसमें नियम होते हैं, वो नियमों को फॉलो करती है, समझ आई बात। इसमें कोई नियम वगैरह नहीं होते हैं, तो ये मुक्त छंद की कविता है। अगला एक प्रश्न और यहीं से, ये मैं शिल्प पक्ष के पूछ रहा हूं। प्रस्तुत कविता में कौन सी भाषा है? मान लो भाषा या फिर बोली का प्रश्न आ जाए
ऑप्शन अवधि, ऑप्शन ब्रज, ऑप्शन राजस्थानी मिश्रित ब्रज। अब यहां देखते हैं, जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली। अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। देखो, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आधुनिक कविताएं में छंद सदैव मुक्त रहेगा और जो भाषा है वो हमेशा हमेशा कौन सी होगी? खड़ी बोली होगी। कौन सी होगी रे? खड़ी बोली। तो याद रखना, ये 2 प्रश्न तो कभी गलत कर ही मत देना, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको 4-5 प्रश्न इससे बताए। अब मैं थोड़ी सी कविता चेंज कर दूं तो, हाँ चेंज करते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस जो पेपर थे, मैं वहाँ से भी मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे, तो मैंने वो क्वेश्चन सेव किए हैं और मैं वहीं से आपको प्रश्न पूछूंगा और आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ गए? डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इतना टफ नहीं आता पेपर, हम घबराते ज़्यादा हैं। ये क्या हो रहा है मैसेज में? अलग से तो नहीं है। हाँ, क्लास चल रही है, मैं भूल गया। ठीक है, देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था मुझसे और वो कविता भी लिख दूंगा मैं साथ में। ये आपके पिछले पेपर्स में आया हुआ है। मैं नहीं चाहता चीर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख। मैं एक मुखड़ा लिख दूंगा, मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, चाहता नहीं अविरल दुख, अविरल दुख। सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख, खोले जीवन अपना मुख। ठीक है, मैंने 4 पंक्तियां लिख दी। प्रश्न इस प्रकार से है कि कवि चीर सुख या चीर दुख क्यों नहीं चाहता है? कवि चीर सुख या चीर दुख क्यों नहीं चाहता है? अ, ब, स और द। ठीक है, ऑप्शन, पहले कविता सुन लीजिए, एक बार सुन लेना मुझे ध्यान से। मैं नहीं चाहता सी चीर सुख, चिर सुख, ये चीर तो बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से और जग पीड़ित है अति सुख से। मानव जग में बंट जावे दुख सुख से ओ सुख दुख से, अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी उत्पीड़न। सुख दुख की निशा दीवा में सोता जागता जग जीवन। कुल मिलाकर सुख और दुख दोनों ही नहीं चाहता, क्योंकि अत्यधिक सुख भी दुख का कारण है और अत्यधिक दुख भी दुख का कारण है। अब प्रश्न कहता है कि कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता? ऑप्शन क्या है? चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है। चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है। ये बात तो ये भी सही लग गई हमें पहली। चिर दुख असहनीय होगा, चिर दुख असहनीय होगा। सुख की अति घातक होगी, सुख की अति। सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे और बिल्कुल लग भी रहे हैं।
घातक होगी। मैंने इसीलिए आपसे पहले ही बार में क्या बोला था कि आपको निकटतम आंसर ढूंढना है। दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब देखिए, इसमें आपका आंसर आपने दे दिया होगा, ठीक है। ये क्या कहता है, मैं नहीं चाहता चिर सुख चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख के आंख मचोली खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण। सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन परिपूर्ण होता है। उत्तर आपको मिल गया होगा। वही साफ बात है, चिर सुख चिर दुख संभव नहीं है, ये बात तो ये भी सत्य है। चिर दुख असहनीय होता है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लेकिन वो क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उसे पता है कि दोनों के मिलने से ही जीवन को क्या मिलती है, पूर्णता प्राप्त होती है। अब आप कहोगे सर उस गाइड में तो ये मान रखा है, वो मान रखा है। देखिए, वो पेपर या तो फाइनल आंसर की देखो, मेरे ख्याल से ये मान रखा होगा, मैंने देखा भी नहीं है अभी तक, सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें कॉन्फिडेंस होता है तो मैंने देखा भी नहीं है। इसका राइट आंसर यही होगा। और कविता में साफ साफ लिखा हुआ है, जबकि ये तीनों बातें कहीं नहीं आई है कि भाई संभव नहीं है या असहनीय होगा दुखी। हाँ, ये तो आई है, खैर जग पीड़ित है अति दुख से, है ना। तो सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। समझ गए बात को? तो बात समझ आ गई। तो अब देखिए, ऐसे आंसर आप क्यों नहीं निकाल सकते? अगर कविता ढंग से पढ़ी है, आपको करना क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ना, फिर आपको लगना चाहिए भाई मुझे कौन सा सही लग रहा है, फिर एक बार वापस कविता को पढ़ लेना। 99.99% आपको उत्तर तुरंत पकड़ में आ जाएगा। आ गया? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? अरे इसमें मेरे पास दो ही ऑप्शन है, चार ऑप्शन है ही नहीं। चलो ये तो गड़बड़ हो गई ना। चलिए एक प्रश्न और है, इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से, इस काव्यांश में नाद सौंदर्य मैंने आपको बता दिया था, नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, ये बात है। ऑप्शन क्या है? रूपक। ऑप्शन क्या है? उत्प्रेक्षा। अगर ये गलत किया ना आप लोगों ने प्रश्न, तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, देख लेना। अंत्यानुप्रास, जिन्होंने अभी तक मतलब ये पिछले पेपर नहीं देख रखे हैं उनकी बात कर रहा हूं, और उपमा। अब चलिए, हालांकि ये सारी चीजें है ना, ये हमें कला पक्ष में पढ़नी पड़ती है, सिर्फ सौंदर्य में। लेकिन देखिए, उसने कहाँ पूछ लिया? नाद सौंदर्य में पूछ लिया। तो कुल मिला के है ना, ये आप लोग अलग अलग पढ़ते हो, लेकिन प्रश्न इस टाइप के आएंगे। याद रखना, जो होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो होता है भाव और एक होता है कला। बस ये दो ही होते हैं। अब भाव में क्या आती है? विचार आता है। भाव में क्या आता है? जीवन दृष्टि आता है। ठीक है, वैसे ही कला जो होता है उसी में आपका ये नाद आता है, या शिल्प, तो इसी का सेम नाम है शिल्प वगैरह। तो मोस्टली ये दो ही होते हैं, तो इसलिए हमें घबराना भी नहीं चाहिए। ये तो क्या है, यूट्यूब पे मतलब है ना, मतलब भ्रमित कर रखा है आप लोगों को। अब देखिए, ये कह रहा है भाई नाद में क्या होता है? नाद होता है, ध्वनि होती है ना कहीं मतलब हम आनंद लेते हैं, जैसे पढ़कर हमें बड़ा मजा आता है ना। जैसे मैंने कहा ना, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, हमें ये जो धुन सुन रहे हैं ना, ये धुन हमारे हृदय को छू रही है। इसके पीछे कविता में कौन सा कारण है? क्या कहीं रूपक अलंकार बार बार आने से हमें मजा आ रहा है? यार रूपक में तो समासिक पद होते हैं, तो रूपक में तो अपने को इस तरह से आनंद आ ही नहीं सकता। क्या उत्प्रेक्षा में मानो मनो मनहु जानो जनो जनहु आया है? लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहता चीर सुख चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आंख मिचोली खोले जीवन। यानी कहीं ना कहीं ये जो लास्ट में जो तुकबंदी आई है ना, सुख दुख मुख, ये तुकबंदी है ना, इस कविता के सौंदर्य को बढ़ा रही है। इस कविता के सौंदर्य को बढ़ा रही है। कैसे? देखो,
मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख के आंख मिचौली खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। ध्यान सुनना, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। ये जो लास्ट में बार बार तुकबंदी हो रही है, अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी उत्पीड़न, यानी कहीं ना कहीं इस पीछे वाली तुकबंदी के कारण सारा सौंदर्य है। और उपमा में तो सा से समान सरिस आता है, यानी अंत्यानुप्रास। अनुप्रास आप पढ़ते हो, ठीक है। अनुप्रास जो होता है उसमें एक भेद, उसका एक भेद होता है। अंत्यानुप्रास आपके पास जो भी गाइड है उसे थोड़ा पढ़ लें, और नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं आपको भेद भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर भी बता, अंत्यानुप्रास क्या होता है? अंत में तुक, अंत्य, अंत मतलब अंत, अनुप्रास मतलब लास्ट में तुकबंदी होगी। ये देखिए यहां होती है ना ख, तो दूसरी लाइन में ख, फिर ये तो एक छंद का प्रकार है, इसलिए तीसरी को छोड़ के फिर चौथी में ख। तो ये जो अंत में तुकबंदी होती है ना, इस कारण से क्या होता है? अंत्यानुप्रास होता है। राम नाम की, जैसे नहीं सॉरी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो राम राम आया ना पीछे, हालांकि रघुपति राघव में र से अनुप्रास है, लेकिन पीछे राम राम आने से दोनों पंक्तियों में कौन सा हो गया? अंत्यानुप्रास। तो इसकी तुकबंदी कैसे हुई? अंत्यानुप्रास। अब कहो सर मैं तो उत्प्रेक्षा करके आ गई, सर मैं तो रूपक करके आ गया। क्यों करके आ गया? किसने कहा था तेरे को रूपक करने का? किसने कहा था? तूने क्या सोच के रूपक किया? तूने दिमाग क्यों नहीं लगाया? तुझे क्लास पढ़ी हुई क्यों याद नहीं आई? तूने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की? तूने रूपक क्या सोच के लगा दिया? तूने उपमा का तुझे पता नहीं था कि सा से सी सम समान सरिस आता है, उपमेय उपमान की तुलना कहाँ थी? इस कविता में तुलनाएं कहाँ, कल्पनाएं थी कहाँ? रूपक में इस प्रकार जो अभेद आरोप था, इसमें से तुकबंदी थी, और तुकबंदी में अंत्यानुप्रास था। मैं बताऊं 2016 से पहले एक सेकंड ग्रेड और हुई थी 13-14 वाली में या 16 वाली में, वहां एक अलंकार ऐसा आया था, काव्यलिंग अलंकार आया था सेकंड ग्रेड पेपर के अंदर। हमारे सिलेबस में काव्यलिंग अलंकार था ही नहीं। जैसे मान लो ये दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। यहां मान लो रूपक है, यहां उत्प्रेक्षा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां मानवीकरण है, और यहां लिखा हुआ था काव्यलिंग। मैं आपको बताऊं हमारे सिलेबस में ये था और ये था। ये काव्यलिंग हमारे सिलेबस में ही नहीं था, और ऊपर इस प्रकार से एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था। उस एग्जाम्पल को पढ़ के मैंने कहा कौन सा अलंकार है, पहचान था। 2 नंबर का प्रश्न था, अगर माइनस मार्किंग 2.33 जाते हैं। तो उस प्रश्न को करने का प्रयास किया, तो देखा यार इसमें रूपक तो किसी कंडीशन पे नहीं हो रहा है, उत्प्रेक्षा देखा तो किसी कंडीशन पे नहीं लग रहा था, मानवीकरण देखा किसी भी कंडीशन पे लग नहीं रहा था, काव्यलिंग तो साहब सिलेबस में ही नहीं है, तो काव्यलिंग तो हो ही नहीं सकता। काव्यलिंग तो सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है, वो कैसे दे देंगे? अब असमंजस में फिर लास्ट में इन्हें कि भाई चलो काव्यलिंग सिलेबस में नहीं है, हमारे नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन ये 3 तो पढ़े हुए हैं। इन 3 को दोबारा देखा और कंफर्म हो गया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लास्ट में राइट आंसर कौन सा था? काव्यलिंग। और फिर वो काव्यलिंग करके आए, आंसर की में जब मिलाया तो काव्यलिंग ही सही था। रीजन देखिए, स्मार्ट स्टडी होती है ना। आपको अगर एक ऑप्शन ऐसा है जो पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन बाकी 3 तो पढ़े हुए हैं, उसके प्रति तो कंफर्म रहो, कॉन्फिडेंस रखो कि यार ये 3 तो नहीं है और ये पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये हो सकता है। जो पढ़े हुए वो नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप रूपक कर रहे हो ऐसे प्रश्न में, तो क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? ऐसे गलती आप करने का पीछे क्या है? सिलेक्शन नहीं चाहिए आपको, सीट नहीं चाहिए, तो मत करो, है ना। अगला एक प्रश्न और, अगले कुछ प्रश्न और देखते हैं। हाँ जी ठीक है, इसमें 2 प्रश्न और है भाई, लेकिन मेरे कटिंग सही नहीं की हुई है, गलती से स्क्रीनशॉट सही नहीं लिया। हाँ एक कविता और है, उसका एक ही प्रश्न है मेरे पास में। मैंने ऐसे छोटे छोटे प्रश्न निकालने का प्रयास किया है ताकि आपको अलग अलग कविताओं के अलग अलग प्रश्न समझ आ जाए। क्या है? थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके,
जो कोई जो कह सके, जो कोई जो कह सके, कहे क्यों चूके, कहे क्यों चूके। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आपको समझ भी आ रही है हिंदी कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। हैं, आगे देखें। और बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ये प्रश्न है और ये कविता है। और प्रश्न क्या आया, इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य बताओ। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया, ना अलंकार ना और कुछ। शिल्प सौंदर्य बताओ क्या है। डायरेक्ट क्या पूछा, शिल्प सौंदर्य। ठीक है, अब शिल्प सौंदर्य के माध्यम से वो पूछ रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन देखिए, वो कहता है कि बाह्य मात्र, मैंने कविता की कुछ पंक्तियां लिखी है, मृदुल गात्र जैसे तत्सम शब्दों के कारण, मतलब ये कहना चाहता है, चलो पहले ऑप्शन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। कारण सरल व सहज भावावेगमयी भाषा के कारण माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, इस पंक्ति के कारण, या थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। वो कह रहा है आखिर इस पंक्ति का जो शिल्प सौंदर्य है वो किस कारण है। अब शिल्प सौंदर्य के अंदर तो तत्सम तद्भव प्रधान शब्दावली भी आती है, भाषाओं का प्रश्न भी आता है, या इन दोनों में से किसी पंक्ति के कारण, यानी मतलब इस उक्ति के कारण, इस उक्ति के कारण। देखो अब सबसे बात बताऊं, एक बात याद रखना, शिल्प सौंदर्य में ये पार्ट जरूर होते हैं, मृदुल भाव, तत्सम तद्भव, शब्दावली, लेकिन इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता किसी कविता का शिल्प सौंदर्य, कोई शब्द इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता, याद रखें। तो ऐसे कारणों के कारण शिल्प सौंदर्य कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अधिकांश प्रश्नों में सरल व सहज भाव, सरल भाषा है ही नहीं, पहली बात, इतनी सरल भाषा भी नहीं है। सरल व सहज भाषा, इतनी सरल व सहज भाषा नहीं। दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। जब तत्सम शब्दावली आ गई दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, जब तत्सम शब्दावली आ गई तो वो सरल और सहज भाषा नहीं कहलाती है। तद्भव शब्द आए तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी है गुलसिता हमारा, उर्दू शब्द हैं इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन वो सरल है। यहाँ इतने त्रैलोक्य जैसे शब्द आए हैं, कुपुत्र, कुमाता, बाह्य मात्र, मृदुल गात्र, दृढ़ हृदय, ऐसे शब्द आए तो सरल व सहज भावावेगमयी भाषा नहीं है। माता न कुमाता पुत्र कुमुत्र भले ही, इस कारण से है, या थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, उक्ति के कारण। क्यों? इस पूरी पंक्ति की जो पहली लाइन है वो इतनी शानदार लाइन दी गई है। आपको इसका जो तुकबंदी है, थूके मुझ पर, ये जो दो बार थूके थूके आया है, इसने जो तुकबंदी की है वो इतनी शानदार की है कि इसमें जैसे देखो, अब आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है। देखो मैंने आपको यमक अलंकार में बताया था,
काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इस वाक्य में आप नोटिस करिए कि दो बार घटा घटा शब्द आने से इस वाक्य का सौंदर्य बढ़ गया, काली घटा का घमंड घटा। और वहीं इस जगह मान लो यहां घटा का मतलब कम लिख दें कि काली घटा का घमंड कम, तो सारा सौंदर्य नष्ट हो गया। तो इस पंक्ति में सौंदर्य किस कारण से है? थूका मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, इस उक्ति के कारण इसका सिर्फ सौंदर्य बढ़ा है। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, यहां अच्छी लाइन है, ये भाव की दृष्टि से अच्छी लाइन है, लेकिन ये सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से अच्छी लाइन है। मैंने आपको क्या कहा? एक एक आंसर हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें 3 गलत ढूंढने का प्रयास करना है। क्या करना है? हमें 3 जो गलत हैं वो ढूंढने का प्रयास करना है। इसमें मैंने आपको बता दिया तत्सम शब्द आए हैं, तो तत्सम शब्दों के कारण इतना कभी सौंदर्य नहीं आता है, सिर्फ सौंदर्य तत्सम शब्दों के कारण कभी। और जब तत्सम है तो सरल और सहज भावावेग में भाषा कैसे हो सकती है? तत्सम शब्द है तो सरल और सहज कैसे हो सकती है? तो 2 ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं, इनमें टक्कर रहती है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि देखिए जैसे इसमें घटा घटा में सौंदर्य है, वैसे यहाँ बार बार थूके थूके आने से क्या हो गया, मतलब एक तुक अलग हो गया। रे मान सिंह तू मान तजो मेवाड़ी मान घटावण ने, तो यहाँ देखिए सौंदर्य है ना, मान सिंह तू मान तजो, मान सिंह ने मान तजा, और मेवाड़ी मान घटावण ने, मेवाड़ी मान घटावण ने या मिटावण ने। तो इस प्रकार से जब एक शब्द की पुनरावृत्ति जब होती है तो कहीं ना कहीं, अब आप कहोगे सर पुनरावृत्ति तो ये रही, पुत्र पुत्र की हुई है, माता माता की हुई है, देखिए यहाँ पर सौंदर्य नहीं है, यहाँ भाव की दृष्टि से अच्छी लाइन है लेकिन सौंदर्य नहीं है। बात आ गई होगी समझ में? मैं आपको और प्रश्न बताता हूं। अब की बार कविता फिर अलग लेते हैं, है ना। देखिए मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिले और आपको कहीं कोई चूक भी ना हो। हाँ, ये अच्छी कविता है, ये इससे आप लास्ट समझ जाओगे। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, हरा भरा, या मैं पूरी कविता लिखना पड़ेगा, यहाँ 5 प्रश्न आपको साथ में ही करवा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ी देर हरा भरा हो। अब एक बात और बता दूं, वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, कविता को साथ साथ में पढ़ते पढ़ते समझ देना ताकि सही रहे। हरा भरा हो जीवन अपना, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, स्वस्थ रहे संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, नदियां पर्वत पेड़ से आती है बाहर, आती है बाहर। ये 5 प्रश्न करवाऊंगा, ध्यान से समझ लेना, इसके बाद सारी चीज समझ आ जाएगी। बचपन कोमल तन मन लेकर, बचपन कोमल तन मन लेकर, आए अनुपम जीवन लेकर, आए अनुपम जीवन लेकर। जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, जग से तुम और तुमसे जग, यह प्यारा संसार, यह प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे, वो सेम लाइन आएगी, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं पौधे डाली, वृंद लताएं पौधे डाली, वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, चारों ओर भरे हरियाली, चारों ओर भरे हरियाली। मन में जगे उमंग यही सृष्टि का उपहार, मन में जगे उमंग, उमंग यही
मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। अगली लाइन है मुश्किल से मिलता है जीवन, मुश्किल से मिलता है जीवन, मुश्किल से मिलता है जीवन। हम सब इसे बनाए चंदन, हम सब इसे बनाए चंदन, हम सब इसे बनाए चंदन। पर्यावरण सुरक्षित न हो, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार, सब बेकार। तो ये मैंने कविता लिख दी पूरी। अब प्रश्न देखें आप ध्यान से, प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न हैं और ये प्रश्न अगर आपने कर लिए तो यकीन माने आपको पहला, और बता दूं आपको, ये सी-टेट के पेपर में भाषा सेकंड जो आती है मैंने वही पेपर उठाया है, जबकि न तो इसके आंसर आपको पता है न मुझे पता है, फिर भी मैं आपको यहां करवाऊंगा, सही करवाऊंगा। हरा भरा जीवन का अर्थ है, पहला अ, ब, स और द। चलिए थोड़ा बड़े बड़े लिख देते हैं ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ, पहला है पेड़ पौधों से घिरा जीवन। आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। हरे रंगों से भरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत पेड़ से आती, बचपन कोमल था, है ना। यानी पहली लाइन में से प्रश्न है हरियाली युक्त जीवन, हरियाली युक्त जीवन। अब पहले और तीसरे में आपको कंफ्यूजन होने लग गया। खुशियों से परिपूर्ण जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। अब देखिए, अब आप में पहला, तीसरा और चौथे में कंफ्यूजन है कि हरा भरा जीवन कैसा होता है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ जीवन ना, हरा भरा जीवन, हरा भरा जीवन पेड़ पौधों से घिरा हुआ उस जीवन को नहीं कहते हैं। हरे रंगों से ना, हरियाली युक्त जीवन या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। स्वस्थ रहे संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए। ये तो अगली लाइन। अब देखिए, हरा भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन की बात कर रहा है, हरा भरा यानी या वो खुशियों से परिपूर्ण जीवन की बात कर रहा है, वो खुशियों से परिपूर्ण जीवन की बात कर रहा है। वो बाद में अगली पंक्ति में कह रहा है कि नदियां पर्वत पेड़ से बाहर आती है, लेकिन अपना जीवन कैसा होना चाहिए, खुशियों से परिपूर्ण होना चाहिए। और खुशियों से परिपूर्ण कब होगा, जब स्वस्थ रहे संसार। मतलब आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण कब होगा, जब संसार स्वस्थ, यानी सबसे पहला गुण उन्होंने स्वस्थ, मतलब आप स्वस्थ होना, स्वास्थ्य को सबसे पहला, स्वस्थ रहे संसार। अगर आप खुशियों से परिपूर्ण हो तो आप स्वस्थ हो, स्वस्थ हो तो खुशियों से परिपूर्ण हो। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। पता लगता है भाई साहब, पता लगता है, नहीं लगाते तो वो अलग बात है। कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है, सीधा सीधा प्रश्न, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है। कितना सरल प्रश्न है, L2 का प्रश्न है ये, है ना। ऑप्शन देखिए, नदियों की आवाज, क्या नदियों की आवाज बाहर लेकर आती है, कविता देखते रहिए साथ साथ में। या फिर पहाड़ों की चोटियां, पहाड़ों की चोटियां बाहर लेकर आती है। या फिर समस्त प्राकृतिक उपादान, या फिर पेड़ों की हवा, पेड़ों की हवा। अब बताओ बाहर लेकर कौन आती है, नदियां पर्वत पेड़ से आती है बाहर।
नदियां, पेड़, पर्वत। नदियां भी लाती है, पर्वत भी लाते हैं, पेड़ भी लाते हैं, कुल मिला के कहना क्या चाहता है, समस्त प्राकृतिक उपादान। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अरे सर आप रुकते नहीं हो, पहले हमें तो करने देते। मैं लिखता हूं तब तक सोचा करो ना आप। समझ आई बात? तो देखिए 2 प्रश्न है, उत्तर होते हैं वहीं पर होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आते। हम क्या है, जिस चीज से आप घबरा जाते हो ना, वो चीज कभी भी आपके सही नहीं होगी। जिस टॉपिक से आप घबरा रहे हो वो टॉपिक आपको कभी नहीं आएगा। जैसे मुझे मैथ से डर लगता था, अब तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मुझे मैथ कभी समझ भी नहीं आई। ये भी एक खासियत है। आप साइंस मैथ के हो अधिकतर, तो आप लोगों के लिए साइंस में तो एक खेल है ठीक है, और हमें मैथ कभी समझ ही नहीं आई, रुचि नहीं उत्पन्न हुई। रुचि का सिद्धांत भी तो काम करता है। अगला देखिए, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे बताया है? अब ढूंढ लो कविता में, मैं ऑप्शन लिखूं तब तक। अ, ब, स और द। वृंद लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न खुशी। प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न खुशी। चौथा है पौधे व डालियां। मैंने अभी तक कविता, तो अब देखेंगे। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे बताया है? वृंद लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उत्पन्न खुशी, पौधे व डालियां। हरा भरा हो जीवन, अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे जग है प्यारा संसार। वृंद लताएं, पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग, यही है सृष्टि का उपहार। यानी प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न मन में जगे उमंग, यही है राइट आंसर। यही जग में उपहार किसे बताया है? सृष्टि का उपहार। समझ आए बात? मन में जगे उमंग, यही है सृष्टि का उपहार। समझ आया रे? आप सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, समझोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, विचार प्रधान प्रश्न है अब की बार विचार प्रधान प्रश्न है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि, कवि यह संदेश देना चाहता है कि, भाई क्या संदेश देना चाहता है? जीवन में सब बेकार है, जीवन में सब बेकार, सब मोह माया है, जीवन में सब बेकार है, यह संदेश देना चाहता है कवि, हैं? पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, या दूसरा है पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। अब आप खुद देखिए भाव वाले प्रश्न कैसे आते हैं, और ये देखो वैचारिकता वाला प्रश्न है। प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल है। प्रकृति में पेड़ पर्वत नदियां शामिल है, क्या यह संदेश देना चाहता है? या चौथा है चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। कितना सरल प्रश्न पूछा है, अब तक तो आपने सबने आंसर कर दिया होगा। मतलब साफ साफ बात है, कहीं पर भी इसने नहीं कहा कि चंदन के पेड़ लगाओ, कहीं पर इसने नहीं कहा जीवन में सब बेकार है, कहीं पर यह नहीं बात बोली कि ये तो सबको पता है पर्यावरण संरक्षण में हमारा जीवन संभव है। साफ साफ संदेश क्या है इसका विचार प्रधान क्या है? पर्यावरण संरक्षण से हमारा जीवन संभव है। अब बताओ आप सब लोग जितने जने वीडियो देख रहे हो, समझ आया कि नहीं आया? चौथी क्लास है आज, चौथी क्लास में मैंने एक एक चीज क्लियर करवा दी। कहाँ दिक्कत आएगी आपको? कहीं दिक्कत नहीं आएगी, घबराते हो ना इसलिए दिक्कत आती है। कोई चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं ना, क्योंकि हमें YouTube क्लासेस में लोग डराते हैं
टीचर्स डराते हैं ताकि हम ऐप खरीदें, तो कोचिंग करें, पैसे दें, तब जाके हमें वो अच्छा पढ़ाते हैं। जानबूझ के यूट्यूब पे डेमो दिखा के छोड़ दिया जाता है ना, ताकि 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये ऐप खरीदें। क्यों खरीदें ऐप? मर गए क्या टीचर दूसरे? बहुत हैं, लेकिन हम लोग क्या है, बड़ी बड़ी जगह भागते हैं। ऊंचे दुकान फीके पकवान, या आपने में से भी बहुत नए कोर्स खरीद रखे होंगे। ऊंचे दुकान फीके पकवान। हिंदुस्तान की खासियत है, जहाँ दांत है वहाँ चने नहीं हैं, जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं। प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म जिनको मिला हुआ है उनमें प्रतिभा नहीं है, है ना। और एक तो होता है ज़बरदस्ती, जिसको पब्लिसिटी देकर हीरो बनाया जाता है, और एक रियल हीरो होते हैं, दोनों में अंतर होता है। अधिकतर पब्लिसिटी हीरो जो है ना, वो आपको पढ़ा रहे हैं तो समझ कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। समझ आई बात? एक प्रश्न और है, जग से तुम और तुमसे है जग प्यार भक्ति के माध्यम से कवि के। हाँ, ये भी प्रश्न ऐसा भी करेंगे हम। ये लास्ट प्रश्न है, जग से तुम और तुम सा जग, जग से तुम सा जग, यह प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यह भी एक तरह से विचार वाला प्रश्न है। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ए ऑप्शन है, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन क्या है? संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। देखिए, तीसरा ऑप्शन है, व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। क्या हो सकता है? क्या आप खुद सोचिए, व्यक्ति संसार से अलग है क्या? और संसार का अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र है। ये चारों, भाई संसार का अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र है या व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है? संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है या व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है? जग से तुम और तुम सा जग, यह प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? संसार का, अब आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में अब तक। संसार का अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र नहीं है साहब, गलत बात कह रहे हो आप। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से अलग है? नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, भाई मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये भी बात नहीं कहना चाहता कवि। ये कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसमें राइट कौन सा होगा? ए राइट होगा। अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आई? आप खुद सोचिए, कहाँ दिक्कत आई? दिक्कत आई कहीं? मैंने आपको लगभग 15-20 प्रश्न करवा दिए, साथ में अच्छे से समझा भी दिया कि आप सिर्फ घबरा रहे हो। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कोई पद, आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है? जो मॉडल पेपर आप मार्केट से ला रहे हो उनमें भाषा सेकंड है ही नहीं, गए हो काम से। भाषा सेकंड पर्सन ही कौन बना हुआ है? क्यों? कौन माथा फोड़ी करे इतनी? सबको पैसे से मॉडल पेपर के चक्कर में, उनके तो मॉडल पेपर बिक जाएंगे। इतनी माथापड़ी किए बिना ही बिक रहे हैं, तो फिर वो इतनी सी माथापड़ी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं,
पढ़ो वहीं जहीं वो जहाँ कुछ फ़ायदा हो, अच्छे से क्लास देखो, ठीक है। अब रही बात, आपको एक क्लास और लूँगा, आप सभी साथियों के लिए एक क्लास और लूँगा जिसमें सिर्फ प्रश्न करेंगे हम, कम से कम 5 पैराग्राफ लाएंगे पद्यांश और 25 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, हर अलग अलग तरह के। इतनी प्रैक्टिस आपके लिए खूब होगी, है ना। तो एक क्लास और आपके लिए, बढ़िया क्लास और लाएंगे जल्दी। और आपको अच्छा लगा, समझ आया तो अपने और साथियों से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और निश्चित रूप मैंने अच्छी मेहनत की है और आपको फ़ायदा भी हुआ है। उम्मीद करता हूँ आगे और भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्लास आपको और देंगे बढ़िया सी, लेकिन जल्दबाजी मत करना, मैं अपना आप दे दूँगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, बस इतना सा कहना है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो आप, @नरेंद्र दान चारण करोगे तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण का आएगा। टेस्ट सीरीज देने के लिए भी आपको एक अलग ग्रुप रख रखा है, उसमें सिर्फ टेस्ट होंगे। और इसके साथ ही अपना जो यूट्यूब चैनल जिस पर आप देख रहे हो वीडियो, इसको भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यार सभी साथियों से जो ज़रूरतमंद है उन्हें ज्वाइन करो, क्योंकि मेरा एक ही सपना है, निःशुल्क शिक्षा। बस मैं जहां आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं उस मुकाम से 1 कदम 2 कदम और आगे जाना चाहता हूं अभी, और जाऊंगा भी, निश्चित है। और बस जहां भी जाऊंगा मैं ये शिक्षादान, जो विद्यादान है, यूट्यूब पे कभी भी 1 रुपया भी किसी से नहीं लूँगा। ये सेवा हमेशा निःशुल्क करता रहूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।